हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिफेंसेस और एक्सेप्शंस अवेलेबल फॉर द टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या डिफेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज के इस लेक्चर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस, डिफेंसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि नॉर्मली पर्सन लायबल कब होता है टॉर्ट में, अगर वो नेग्लिजेंट है, अगर उसका इंटेंशन किसी को हार्म पहुंचाने का है तो वो लायबल होता है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर पर्सन का इंटेंशन नहीं होता है किसी को हार्म पहुंचाने का, और कभी कभी तो वो एफर्ट भी लेता है कि सामने वाले पर्सन को लॉस ना हो, फिर भी उसकी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, और ऐसी लायबिलिटी को ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहा जाता है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम डिफेंसेस डिस्कस करेंगे। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे आप, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। एक्सेप्शन टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पहला एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, वो है प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। If the plaintiff suffers damage by his own intrusion into the defendant's property। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि अगर डिफेंडेंट अपने प्रीमाइसेस में डेंजरस चीज लेकर आ रहा है और वो एस्केप होती है तो उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने प्रीमाइसेस में कोई डेंजरस चीज लेकर आया और आप मेरे प्रीमाइसेस में एंटर होते हैं और उस डेंजरस चीज की वजह से आपको कोई नुकसान होता है, तो मैं लायबल नहीं हूंगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। अगर आप मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे भी तो मैं ये प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट का डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता हूं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कब होगी? जो डेंजरस थिंग मैंने अपने प्रीमाइसेस में लेकर आया वो अगर मेरे प्रीमाइसेस के बाहर जाती है और आपको नुकसान पहुंचाती है तो मेरी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप मेरे प्रीमाइसेस में एंटर होते हैं, भले ही उस डेंजरस थिंग से आपको नुकसान हुआ होगा, मेरी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी। आप मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करोगे, प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट का मैं डिफेंस ले सकता हूं। पॉन्टिंग वर्सेस नोकस, दैट इज अ केस द प्लेंटिफ हॉर्स इंट्रूड इनटू द डिफेंडेंट्स प्रीमाइसेस एंड डाइड ड्यू टू निबलिंग ऑफ लीव्स ऑफ पॉइजनस ट्री। इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ का जो घोड़ा था वो डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में एंटर हुआ और डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में एक पॉइजनस ट्री था, पॉइजनस पेड़ था, और जिसके पत्तों के खाने की वजह से वो हॉर्स एंटर हुआ प्लेंटिफ के डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में और उसने वो पॉइजनस ट्री के पत्ते खाया और उसकी डेथ हो गई। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि तेरे पॉइजनस ट्री के पत्ते खाने की वजह से मेरे घोड़े की डेथ हो गई। अब यहां पर सिचुएशन वही था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू होगी क्या, बट यहां पर डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। डिफेंडेंट ने यह कहा कि मेरे पॉइजनस ट्री के अगर पत्ते या ब्रांचेस तेरे प्रीमाइसेस में आते तो ये एस्केप होता और मेरी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती, लेकिन तेरा घोड़ा मेरे प्रीमाइसेस में एंटर हुआ, ये तेरी गलती है, मेरी नहीं है। तो प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट का डिफेंस लिया और कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया। कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट के पास डिफेंस अवेलेबल है प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट का। दूसरा एक्सेप्शन है या डिफेंस कह सकते हैं हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, वो है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड एक डिफेंस अवेलेबल है कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल फोर्स है, ह्यूमन बीइंग का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफियरेंस उसमें नहीं है, नेचुरल एक्ट है, और अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट है तो उस सिचुएशन में पर्सन के लिए एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस अवेलेबल हो सकता है। तो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड इस केस में क्या हुआ था, देखिए कि इसमें डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर तैयार किया था, आर्टिफिशियल लेक तैयार किया था, जो पहाड़ों का पानी, बारिश का पानी जो आता है उसको डैम करके, उसको बांध के एक लेक तैयार किया। अब ऐसा हुआ कि एक रात बहुत ज्यादा जोरों की बारिश हुई और वो जो पानी था वो उस डैम के ऊपर से निकल गया, ओवरफ्लो हुआ, और जो प्लेंटिफ के छोटे छोटे ब्रिजेस थे सामने, उस ब्रिजेस को वॉश आउट करके लेके चले गया। प्लेंटिफ का नुकसान हुआ, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और डिफेंडेंट ने यहां पर डिफेंस लिया एक्ट ऑफ गॉड का। बात ध्यान में रखिए कि डिफेंडेंट ने
पहाड़ों का पानी को रोक कर एक आर्टिफिशियल लेक तैयार किया था, हो सकता है कि वो इतना पानी वो रोका, वो डेंजरस थिंग में आएगा, नो डाउट। दूसरा इसेंशियल स्केप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, तो यहां पर स्केप भी हुआ क्योंकि वाटर ओवरफ्लो होकर बाहर निकला, स्केप भी था। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि वो स्केप जो है यहां पर उसकी कोई गलती नहीं है, यहां पर एक्ट ऑफ गॉड है, उसके आउट ऑफ कंट्रोल चीजें थी, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यह हुआ, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस डिफेंडेंट के लिए लायबल है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए दूसरा डिफेंस एक्ट ऑफ गॉड का, जो अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड डिफेंस है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, वेयर द प्लेंटिफ हैज कंसेंटेड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द डेंजरस थिंग ऑन द डिफेंडेंट्स लैंड। अगर प्लेंटिफ खुद डिफेंडेंट को कंसेंट देता है कोई डेंजरस थिंग अक्यूमुलेट करने के लिए, जमा करने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर उस डेंजरस चीज से अगर प्लेंटिफ को नुकसान भी होता है और प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो डिफेंडेंट कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ ये डिफेंस ले सकता है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया जिसको कहते हैं, तो डिफेंस ऑफ कंसेंट वो ले सकता है। वो कह सकता है कि ऑलरेडी ये डेंजरस थिंग मैं जब अपने प्रीमाइसिस में लेकर आ रहा था तो प्लेंटिफ की कंसेंट थी इसके लिए, और अब जब नुकसान हुआ तो मैं लायबल नहीं हूं, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, ये थर्ड डिफेंस अवेलेबल रहेगा। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इफ हार्म कॉज ड्यू टू द एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर हु इज नाइदर द डिफेंडेंट सर्वेंट नॉर द डिफेंडेंट हैज एनी कंट्रोल ओवर हिम। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है किसी स्ट्रेंजर की वजह से, ना तो वो डिफेंडेंट का सर्वेंट है ना तो डिफेंडेंट का उस पर कंट्रोल है, अगर ऐसे पर्सन की वजह से नुकसान होता है तो उस सिचुएशन में डिफेंडेंट के पास डिफेंस अवेलेबल रहेगा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का। अब जो डेंजरस थिंग मैंने अपने प्रीमाइसिस में लेकर आया फॉर एग्जांपल, और उसका एस्केप किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया, रिलीज हो गया थर्ड पर्सन की गलती की वजह से, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से, तो मेरे लिए डिफेंस अवेलेबल रहेगा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ये बॉक्स वर्सेस जब एक पर्टिकुलर केस है, वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम द डिफेंडेंट रिजर्वायर ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ अ ड्रेन बाय स्ट्रेंजर। अब हम देखते हैं कि यहां पर डिफेंडेंट का रिजर्वायर था और डिफेंडेंट ने क्या किया था कि वाटर ओवरफ्लो ना हो, इसलिए जो उस रिजर्वायर के जो ड्रेन के दरवाजे होते हैं ना, उसने थोड़ा सा खुला रखा था जिसके जरिए पानी बाहर निकलेगा और वो ओवरफ्लो नहीं होगा वाटर। तो किसी स्ट्रेंजर ने आकर वो दरवाजों को बंद कर दिया, वो ड्रेन को बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने की वजह से वाटर ओवरफ्लो होकर प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा दिया। अब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, लेकिन डिफेंडेंट ने यहां पर यह कहा कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो दरवाजे खुले रखा था, कोई स्ट्रेंजर ने, थर्ड पार्टी ने आकर ये बंद किया, ना तो वो मेरा नौकर था और ना तो मेरा उस पर कंट्रोल था, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि यस, ये एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है और इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं है। तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी ये चौथा डिफेंस है जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज थिंग नेचुरली ऑन लैंड। द रूल अप्लाइज टू डेंजरस थिंग आर्टिफिशियली ब्रॉट और कलेक्टेड ऑन द लैंड बाय द ऑक्यूपायर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए पर्सन कब लायबल होगा कि अगर मैंने कोई डेंजरस थिंग अपनी प्रीमाइसिस में लेकर आता हूं और वो एस्केप होती है, वो रिलीज होती है, तो मेरी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन कुछ चीजें डेंजरस थिंग क्या होती है कि अगर नेचुरली जमीन पर होगी, नेचुरली उगे होंगे, सपोज मैंने अगर पॉइजनस ट्री मेरे प्रीमाइसिस में लगाया और वो एस्केप होता है तो मेरी लायबिलिटी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन अगर पॉइजनस ट्री फॉर एग्जांपल नेचुरली ग्रो हो रहे होंगे तो मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। नॉट द थिंग्स विच ग्रो और गेट कलेक्टेड ऑन द लैंड नेचुरली, अगर जो नेचुरली कलेक्ट हो रही है, नेचुरली उग रहे हैं, उसके लिए मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। अ पर्सन इज नॉट लायबल फॉर एस्केप ऑफ थिस्टल सीड। देखते नहीं कि हमको कुछ कुछ पौधे खुद ब खुद नेचुरली जमीन पर आते हैं, अगर उसमें से कोई पॉइजनस रहा तो लायबिलिटी तो नहीं होगी ना पर्सन की। अगर वो कोई खा लेता है, भले ही मेरे प्रीमाइसिस में वो उगा है नेचुरल कोई पॉइजनस ट्री और उसको कोई खाता है, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूं, डिफेंस ले सकता हूं थिंग्स नेचुरली ऑन लैंड का। सिक्स्थ वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इफ अ स्टैट्यूट इज empowered टू कलेक्ट और accumulate द डेंजरस थिंग, अगर स्टैट्यूट ने ही पावर दिया है किसी पर्सन को डेंजरस थिंग को अक्यूमुलेट करने का, तो वो डिफेंस ले सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत बड़े बड़े डैम बनाती है, वाटर के डैम। अब उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट होता है, वो डेंजरस थिंग तो है, लेकिन उसके एस्केप होने की वजह से लायबिलिटी नहीं होगी,
क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए बनाया गया है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का उनके लिए डिफेंस अवेलेबल रहेगा। तो स्टैट्यूट ने कोई पर्सन को डेंजरस थिंग अक्यूमुलेट करने का अगर पावर दिया होगा और वो डेंजरस थिंग की वजह से किसी को नुकसान होता भी होगा तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा भी कोई तो डिफेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स, इसमें क्या होता है देखिए, द डिफेंडेंट वेर अथोराइज्ड बाय स्टैट्यूट टू स्टोर वाटर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू द सिटी। अब इसमें क्या हुआ था, स्टैट्यूट ने डिफेंडेंट को अथोराइज किया था काय के लिए, बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट करने के लिए। वो क्यों था, क्योंकि उसको वाटर सप्लाई, सिटी को वाटर सप्लाई करने के लिए, पीने का पानी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अक्यूमुलेट करने का स्टैट्यूट ने पावर दिया था। अब यहां पर स्केप हुआ, फिर भी डिफेंडेंट लायबल नहीं हुआ क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस डिफेंडेंट के लिए अवेलेबल था। तो ये 6 डिफेंसेस थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जिसमें से कोई एक डिफेंस लेकर डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।